ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 41, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुमने मेरी शादी तबाह करने की कोशिश की, मुझे मारने तक आ गए। मैं तो चाहता था तुम सबको यहीं खत्म कर दूं, लेकिन हिज मैजेस्टी ने तुम पर दया दिखाई है, इसलिए इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। अब तक तुमने हमारे ब्लू विंड एम्परर का शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया? अब आगे। फंगसिचन को पहले ही बेहोश कर दिया गया था, लेकिन उसके शरीर पर जो चोटों के निशान थे वो दिखने में बहुत भयानक थे, फिर भी जानलेवा नहीं थे। काले और लाल कपड़े पहने एल्डर ने एक भारी सांस ली, लेकिन उनके दिल में जो गुस्सा और नफरत थी वो अभी भी शांत नहीं हो पाई थी। लेकिन वो लोग युनचे का सामना नहीं कर सकते थे। चाहे उनकी नफरत अभी से 10 गुना भी हो जाए, उन्हें अभी चुप रहना ही पड़ता। दोनों आगे बढ़ते हैं। कांग वनहे के सामने झुककर कहते हैं, धन्यवाद योर मैजेस्टी, ब्लू विंड एम्परर, आपकी दया के लिए। कांग वनहे हंसता है और हाथ उठाकर थोड़ा सा घमंड से भरे हुए अंदाज में बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे ब्लू विंड समेत 7 देश एक ही शाख से हैं। हल्ला बोलने से किसी का भला नहीं होगा। आज जो भी हुआ उसमें आखिर प्रिंस को नुकसान तो हुआ है, मगर शुरुआत तुम ही लोगों की तरफ से हुई थी। इस बात को तुम सभी मना करोगे नहीं, है ना? और अगर ये बात बाहर चली गई तो न तुम्हारे लिए अच्छा होगा न हमारे लिए, बल्कि अजीबोगरीब परिणाम हो सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए जैसे तुमने पहले कहा, आज की बात को वहीं छोड़ देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो लोग यहां हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी इस बातों को बाहर नहीं बताएगा। अगर किसी ने भी बात बाहर निकाल दी तो तुम्हारे कुछ करने से पहले हम ही उसे सजा देंगे। तो किसी को कोई ऐतराज है? जब ब्लू विंड एम्परर ने अपनी बात खत्म की तो उसकी तेज नजर सब पर गई। लिंगजे तुरंत आगे आता है और जोर से बोलता है, योर मैजेस्टी, आप निश्चिंत रहें। लिंगजे और मेरा भाई लिंग युन हेवनली सोर्ड विला से हैं। हम दोनों बिल्कुल भी ये बात किसी को नहीं बताएंगे, अपने पिता को भी नहीं। मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने अपनी बात से फिर गया तो मुझे आसमान का प्रकोप झेलना पड़ेगा। लिंग जी के आगे आने के बाद बाकी सभी लोग भी एक एक करके कसम खाते हैं कि वो आज की बात किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह अंत में काले और लाल कपड़े पहने एल्डर फिर से एक भारी सांस ले पाते हैं। वो बहुत सावधानी से सबको देखते हैं, फिर बिना कुछ ज्यादा बोले अपने साथी फेंगसिचन को उठाकर बहुत ही शर्मिंदगी के साथ निकल जाते हैं और कुछ ही देर में सबकी नजरों से गायब हो जाते हैं। तभी युनचे की आवाज उन लोगों तक पहुंचती है जब वो जा रहे होते हैं। युनचे बोलता है, तुम तीनों सुन लो, 5 महीने बाद मैं खुद डिवाइन फीनिक्स एम्पायर आकर 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। तुम लोग तैयारी रखना, पूरी कोशिश करना कि मैं 5 महीने बाद वापस ना आ सकूं। मुझे निराश मत करना। युनचे मुड़कर स्माइल के साथ बोलता है, दोस्तों मुझे माफ कर देना। मैंने थोड़े मस्तिकोर जोकर को भगा दिया जिससे सबका मूड खराब हुआ होगा। सभी अपनी जगह पर वापस लौट जाए। आज मेरा बड़ी शादी है और सभी मेहमान खुश होंगे। और जो बात अभी अभी हुई, युनचे की आंखें पतली हो जाती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब भूल चुके हैं, है ना? सब लोग तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए हर कोई अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। सभी इज्जतदार मेहमान अपनी सीट पर वापस आ गए तो युनचे और कांग युए की शादी का फंक्शन दोबारा शुरू हो गया। लेकिन मास्टर ऑफ सेरेमोनीज की आवाज कांप रही थी। कभी कभी तो वो अटक भी रहा था। लगभग 15 मिनट तक यही चलता रहा, फिर थोड़ा सुधार आ गया। जल्दी ही शौली भी अपनी सीट पर बैठता है और देखा जाए तो उसकी सीट कांग वानहे के बराबर थी। सभी ने शौली के चेहरे को ध्यान से याद रख लिया। ढोल नगाड़े की खुशी भरी धुन ने दोबारा पूरे जगह को जिंदा कर दिया। सभी धीरे धीरे बातें करने लगे, जोर जोर से बातें होने लगीं। युनचे एक लाल सिल्क को पकड़ के बाहर से हॉल में आता है। उस लाल सिल्क के दूसरे साइड पर शौलिंगसी के हाथ में हाथ डाले कांग युए है, जिसके ऊपर फीनिक्स गाउन है जो बहुत ही हल्की और शर्मीली चाल में आ रही है। कांग युए अपने पैरों की उंगलियों को देखती है और अपनी दिल की धड़कन गिनती है। शौलिंगसी के हाथ में हाथ डाले वो लाल सिल्क को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ती है। कदम कदम पर, हर कदम पर एक इमेज जो सिर्फ उसका और युनचे का है उसके मन में आ जाता है। घुंघरू ढोल नगाड़े की खुशी भरी आवाज सबके कान में गूंज रही थी। बड़े हॉल में कांग वानहे और श्याओली के सामने, ब्लू विंड के सबसे बड़े लोगों के सामने मास्टर ऑफ सेरेमोनीज की गुनगुनाती आवाज में बो एक्सचेंज सेरेमोनी शुरू होती है। मास्टर ऑफ सेरेमोनीज जोर से बोलता है, पहला बो हेवन और अर्थ को। मास्टर ऑफ सेरेमोनीज बोलता है, दूसरा बो एल्डर्स को। मास्टर ऑफ सेरेमोनीज बोलता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बो करो। सीन शिफ्ट होता है प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के वेस्ट में ब्लैक फील्ड एम्पायर के एक कोने में,
जहां हमेशा अंधेरा रहता था और हवा में काफी ठंड थी। टप टप टप। गहरे जंगल के धुंध में भारी कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे नजर करीब आती है, एक इंसान जिसका शरीर झुका हुआ था, वो पैर घसीट रहा था, एक एक कदम दूरी से बढ़ रहा था। उसकी चाल धीरी थी और भारी, जैसे हर कदम लेने में बहुत ज्यादा ताकत और हिम्मत लग रही हो। उसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए, पूरा बदन जख्म और खून से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर भी खून के घाव की लंबी निशानियां थीं। उसका हाथ एक लॉन्ग ब्लेड घसीट रहा था। ब्लेड की नोक तो बिल्कुल मुरझा गई थी और खुद ब्लेड अलग अलग जगह से टूटा हुआ था। पुराने और नए खून की छाप सारी ब्लेड पर लगी थी। तभी अचानक वो आदमी जोर से जमीन पर गिरता है। उसके दोनों हाथ जमीन पकड़ लेते हैं। पूरा जिस्म कांप रहा था। उसके मुंह से कराहती हुई आवाज निकलती है, लेकिन अब भी वो खड़ा नहीं हो पाता काफी देर तक। इसलिए दोनों हाथ जमीन पर घसीटकर आगे बढ़ता है, धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है। जहां भी वो घसीटकर चला, वहां ब्लड के निशान छोड़ गया। वो अपने होंठ से कराहती आवाज में चिल्लाता है, युनचे, मैं तुम्हें मार दूंगा। चाहे मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए, तब भी मैं तुम्हें मार दूंगा। ये और कोई नहीं बल्कि फेन जूचेन था। तभी कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो फेन जूचेन के पास ही थे। उनमें से एक आदमी कहता है, हमें जल्दी करके इस मनहूस जगह से निकलना होगा। दूसरा आदमी बोलता है, जैसा सोचा था, ये फॉरेस्ट ऑफ डेविल्स है। हमें ठीक से यह भी नहीं दिखा कि थर्ड ब्रदर और फोर्थ ब्रदर कैसे मरे। और ट्रेजर की तो बात ही छोड़ दो, यहां तो एक पत्थर का टुकड़ा तक नहीं है। मैं इस जगह कभी वापस नहीं आऊंगा। तीसरा आदमी कहता है, ओह, वो लगता है वहां कोई है। तीनों लोग फेन जुएचन के सामने खड़े थे और उन सब में से अर्थ प्रोफाउंड रेल्म लेवल की ऑरा निकल रही थी। बीच वाला आदमी कहता है, वो पूरी तरह से घायल है और लग रहा है जैसे मरने ही वाला है। एक और आदमी कहता है, हम्फ, इसकी ऑरा ज्यादा से ज्यादा बस स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म लेवल की है। इसने ऐसी जगह में घुसने की हिम्मत की, यह सच में लापरवाह है। वही बीच वाला आदमी फिर से बोलता है, इसकी हालत देखकर लगता नहीं कि यह ज्यादा देर जिंदा रहेगा, और जब हम इससे मिल ही गए हैं, हे, तो चलो इस मौके का फायदा उठाकर इसे इसके रास्ते भेज देते हैं। यह कहने वाले बीच के उम्र के आदमी के चेहरे पर एक खूनी मुस्कान आ जाती है। उन जैसे लोगों के लिए जो सोर्डों के दम पर जीते हैं, लोगों को मारना एक अजीब सी खुशी देता था। उसने अपनी लंबी सोर्ड निकाली और एक शैतानी हंसी के साथ उसने सोर्ड के पिछले हिस्से से काले कपड़े वाले लड़के के सिर पर अटैक किया। क्लैंग की आवाज के साथ जमीन पर पड़ा फेन जूचेन, जो बिल्कुल थक कर चूर लग रहा था, अचानक न जाने कहां से ताकत जुटाता है और अपनी उस पूरी तरह से घिस चुकी सोर्ड से उस अटैक को जैसे तैसे रोक लेता है। बीच वाले आदमी की लंबी सोर्ड का निशाना चूक जाता है और वो जमीन पर जा टकराती है और कांपने की वजह से फेन जुएचन के हाथ से उसकी टूटी हुई सोर्ड छूट जाती है। बीच वाला आदमी जोर से हंसते हुए कहता है, यो, हा 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 हा। इतनी तरस खाने वाली हालत में होने के बाद भी इसके पास अपोज करने की ताकत है। मैं तो दया करके तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा रहा हूं, पर तुम्हें मेरी दया की कदर ही नहीं है। मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम मेरी इस सोर्ड के नीचे कैसे बचोगे। इतना कहने के बाद वो तुरंत अपनी 30% प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को अपने बाजू में घुमाता है और फेन जूचन के दिल की तरफ सोर्ड घोंप देता है। जैसे ही डेथ की ऑरा अचानक पास आई, फेन जुएचन की आंखों की प्यूपिल्स सिकुड़ गईं और उसका शरीर अपने आप ही हरकत में आ गया। एक पूफ की आवाज के साथ सोर्ड बेरहमी से उसके दाहिने सीने में घुस गई। बहुत जल्द ताजे खून ने उसके सीने को पूरी तरह लाल रंग दिया। उस पल फेन जुएचन का पूरा शरीर अकड़ गया और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधलाने लगीं। वो साफ साफ मौत की महक को सूंघ सकता था। वो अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। मुझे अभी तक युनचे को मारना है, मुझे अभी तक अपना बदला लेना है। मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। वो चिल्लाता है, मैं मर नहीं सकता। उसकी आंखें जिनसे रोशनी जा रही थी, अचानक एक शैतानी भेड़िए की तरह एक तीखी रोशनी छोड़ती है। अचानक न जाने शरीर के किस हिस्से से ताकत खींचकर वो असल में खड़ा हो जाता है। अपने एक हाथ से बीच वाले आदमी का वो दाहिना हाथ पकड़कर, जिसमें सोर्ड थी, वो बेरहमी से अपने दूसरे हाथ से उस आदमी के सीने पर अटैक कर देता है। वो गुर्राते हुए कहता है, कोई भी मुझे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आह! उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि फेन जूचन असल में उछलकर खड़ा हो जाएगा, और उसके ठीक बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे नर्क की नफरत और गुस्से से निकली एक ऑरा ने उसे घेर लिया है, जिसकी वजह से वो एक पल के लिए फ्रीज सा हो गया। वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था, और जब तक उसे होश आया
तब तक उसे अपने जिस्म का एग्जिस्टेंस महसूस होना ही बंद हो चुका था। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया। उसने फेन जुचेन को देखा, जिसका मुक्का और आधा हाथ उस आदमी के सीने में पूरी तरह से अंदर जा चुका था। बीच वाला आदमी अपनी आंखें फैलाते हुए कहता है, तुम। उसकी आंखों की पुतलियां ऐसी लग रही थीं जैसे अभी फट जाएंगी। अपनी जिंदगी की आखिरी आवाज निकालने के बाद वो धीरे धीरे पीछे की तरफ गिर गया। उसके शरीर के गिरने के बाद वो खून से सनी हाथ भी उसके सीने से खींचकर बाहर आ गया। उस बीच वाले आदमी के सीने पर खून का एक बड़ा छेद बन गया था, जिससे तेजी से ताजा खून बह रहा था। एक ठंडी हवा चली जिसमें खून की भारी महक थी। फेन जुएचन पूरी तरह खून से लथपथ था। खासकर उसका हाथ ऐसी लग रहा था जैसे उसे खून के तालाब में नहलाया गया हो। ठंडी हवा के बीच उसके बाल तेजी से लहरा रहे थे, जो उसके शैतानी दिखने वाले चेहरे का आधा हिस्सा छिपा रहे थे। उसका सीना, जिसमें लंबी सोट घोंपी गई थी, अब भी खून टपका रही थी। इस पल उस बीच वाले आदमी के दोनों साथी ऐसे दिख रहे थे मानो उन्होंने नर्क के किसी भयानक डीमन गॉड को देख लिया हो। उन्होंने अनगिनत लोगों को मारा था और अनगिनत खतरनाक जमीनों पर सफर किया था, इसलिए उनके पास आम इंसान से ज्यादा हिम्मत थी। लेकिन उस गुस्से, नफरत और दुश्मनी की अनइमेजिनेबल डेंस हवा ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वो नर्क के बर्फीले कैदखाने में हो। उनके शरीर का हर एक मसल ट्विच कर रहा था। उनकी हर एक खून की नस डर से कांप उठी। लगभग एक ही समय पर वे अजीब तरह से चीखे, लुढ़के और उठकर फिर पागलों की तरह अलग अलग दिशा में भाग गए। बहुत जल्द वे उस अंधेरे जंगल के ग्रे फॉग में गायब हो गए। क्लैंग की आवाज के साथ लंबी लॉन्ग ब्लेड फेन जुएचन ने खींच कर निकाली, फिर बिन ताकत के उसकी टांग के पास गिर पड़ी। उसकी आंखों में जमीन आसमान घूमने लगा। फिर वो जोर से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। वो सोचता है, मैं मर नहीं सकता, मुझे युनचे को मारना है, युनचे को मारना है, मुझे बिल्कुल भी मरना नहीं। उसकी आखिरी आवाज भी धीरे धीरे खत्म हो गई। उसका जिस्म पूरी तरह फटा फटा था, जैसे कोई फटा हुआ पेपर बैग। ऐसी चोटों से आम आदमी तो कब का मर चुका होता, लेकिन यह जिद से पकड़कर जिंदा था। उसके बाएं हाथ में एक पिच ब्लैक चाबी थी, जिसे वो कस के पकड़े हुए था। उस चाबी के आसपास एक अजीब सा डार्क ग्रे फॉग घूम रहा था, और इसी पल वो फॉग अचानक अजीब तरीके से इधर उधर फड़फड़ाने लगा, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। उस घने ग्रे और धुंधले फॉग के अंदर से एक बेहद डार्क हंसी गूंजी, अजीब भी और डरावनी भी। हंसी के साथ उस डार्क ग्रे फॉग से आवाज आती है, इतनी हैवी रिसेंटमेंट की हवा, इतनी डरावनी ऑब्सेशन, इसके जिस्म पर तो वो ऑरा भी है जो मुझे इस कैद से निकाल सकती है। हा 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 हा। ये तो एक परफेक्ट होस्ट है जिसका सपना भी नहीं देखा था। आखिर हेवन ने आंखें खोली। इतने सालों से कड़े इंतजार किया, अब आखिर मैं अपनी आजादी वापस पा सकता हूं। हा 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 हा। युनचे और कांग युए की वेडिंग सेरेमोनी की वजह से पूरा ब्लू विंड इंपीरियल सिटी बेहद रोशनियों से भर गया। शादी का प्रोग्राम पूरा दिन चलता रहा और रात पूरी उतरने पर ही इंपीरियल सिटी और इंपीरियल पैलेस में सुकून आया। तारों भरी रात में आज की चांदनी खूबसूरत थी, जिसका नूर पूरे इंपीरियल पैलेस पर बिखर रहा था। कांग युए काफी देर से नए रूम में बैठी थी। कमरे में कई लाल कैंडल्स जल रही थीं। बड़े लाल पर्दों की दरारों से हल्का सा मूनलाइट अंदर आ रहा था, जो बिस्तर के पास बैठे दो लोगों पर गिर रहा था। वो कभी कभी खिड़की की तरफ देखती, बाहर की आवाजें सुनती और घबराहट और उम्मीद में बार बार पूछती। कांग युए कहती है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो कब आएगा? शॉलिंगसी बोलती है, मेरी बिग प्रिंसेस सिस्टर, तुम ये बात 30 से ज्यादा बार पूछ चुकी हो। वो लाल कैंडल के सामने गाल पर हाथ रखकर बैठी थी। बाहर झांक कर सोचती सी कहती है, बाहर माहौल शांत हो गया है तो वो बहुत जल्दी यहीं होगा। क्रीक की आवाज के साथ इसी वक्त बंद दरवाजा धीरे से खुल गया। कैंडल की रोशनी में दो लोगों ने साफ साफ चलती परछाई देखी जो अंदर आई। कांग युए का नर्म जिस्म हल्का सा कांपा, फिर खुशी और घबराहट से चुपचाप सख्त सा हो गया। युनचे कमरे के दरवाजे पर रुकता है। हल्की मुलायम रोशनी की रहनुमाई में वो अपनी जिंदगी की दो सबसे इंपॉर्टेंट लड़कियों को देखता है। शॉलिंगसी उठकर गुस्से वाली प्यारी शक्ल बनाते हुए बोलती है, कितने धीरे हो, तुमने अपनी प्रिंसेस वाइफ को लगभग चिंता में मार दिया, क्योंकि आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है तो मेरे जैसे बेकार को निकलना चाहिए। तुम छोड़ो, अब आगे जो होना है वो तुम दोनों के बीच का मामला है। और फिर वो युनचे या कांग युए के जवाब का इंतजार किए बिना ही जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर निकलने लगती है। युनचे हाथ से रोककर कहता है, लिटिल एंट, तुम। शाओलिंग से उसका हाथ पकड़ती है और हल्का सा चिड़चिड़ाकर सिर हिलाती है।
आज तुम दोनों का इंपॉर्टेंट दिन है, बाकी बातें कल, मुझे मत रोको। ये कहकर वो युनचे की तरफ ध्यान दिए बिना छोटी सी दौड़ में बाहर निकल जाती है। युनचे चुप होकर थोड़ा हैरान सा उसे जाते देखते रहता है और पल भर को समझ नहीं आता क्या करे। वो हमेशा शाओलिंगसी के मूड को महसूस कर पाता था। अभी भी उसे लग रहा था कि उसकी लिटिल एंट की फीलिंग्स थोड़ी उलझन में हैं। युनचे तेज कदम चलकर कांग युए के पास आता है और नरमी से उसका फीनिक्स यानी सेहरा उतारता है। उसी पल हल्की सी शर्म और झिझक के साथ कांग युए का हसीन चेहरा उसकी आंखों में उभर आता है। लाल कैंडल्स की रोशनी में उसका जेड जैसा साफ चेहरा बेमिसाल खूबसूरत लग रहा था। युनचे की तवज्जो भरी नजर महसूस करके कांग युए धीरे से सिर झुका लेती है और उसके दोनों गालों पर हल्का गुलाबी रंग आ जाता है। युनचे उसके पास बैठकर उसके खुशबूदार कंधों को हल्का सा बाहों में लेता है और नरमी से कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार कराया। कांग युए शर्माकर बोलती है, हस्बैंड क्या अब भी मुझे सीनियर सिस्टर बुलाओगे? उसका हस्बैंड कहना युनचे के दिल को नर्म कर देता है। वो मुस्कुराकर कांग युए को देखते हुए नरमी से कहता है, तुम्हें युएर बुलाऊं या श्वेरुओ? कांग युए प्यार से कहती है, हस्बैंड को जो पसंद हो दोनों ठीक हैं। जब एक औरत शादी करती है उसका हस्बैंड ही उसका हेवन होता है। हस्बैंड को जो पसंद मुझे भी वही पसंद। रात के आसमान में चांद को ढक रहे बादल हवा से हट गए और नई रूम में गिरती रोशनी और साफ और तेज हो गई। कांग युए कहती है, मैं अक्सर सोचती हूं अगर मेरी मुलाकात हस्बैंड से न होती तो आज मैं कहां होती? क्या फादर पहले ही गुजर गए होते? क्या पूरी इंपीरियल फैमिली राख बन चुकी होती या फिर किसी और के हाथ आ चुकी होती? कांग युए युनचे के कंधे पर सिर रखकर धुंधली सी नजर से कहती है, हस्बैंड तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा हो जो हेवन ने मुझे दिया। तुमसे शादी करके मैं कांग युए अब जिंदगी से और कुछ नहीं मांगती। युनचे नरमी से आंखें बंद करके कहता है, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। अगर उस वक्त श्वेरुओ से मुलाकात न होती तो शायद मैं न्यू मून सिटी में ही मर चुका होता और तुम ही थी जिसने मुझे इंपीरियल सिटी ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस तक लाया और इंपीरियल फैमिली की तरफ से मुझे रैंकिंग टूर्नामेंट में इंटर करवाया, जहां मेरी मुलाकात मेरे असली ग्रैंडफादर से हुई जिसने मेरी असली पहचान बताई। तभी तो आज का मैं हूं। तुमसे मिलना भी मेरे लिए हेवन का सबसे बड़ा तोहफा है। जब दोनों अपना गुजरा हुआ वक्त याद कर रहे थे, लड़की की महक और मर्द की खुशबू उनकी सांसों और दिल की तारों को छेड़ रही थी। दोनों के जिस्म करीब आते गए। आखिर युनचे ने नरमी से कांग युए के होंठ चूमे और उसे हल्का सा बिस्तर पर लिटा दिया। उसका दिल छोटे हिरण की तरह धड़कने लगा, जोर से टकराता हुआ। साथ ही उसके गोरे गालों पर रेड ब्लश छा गया। वो आंखें बंद करके शर्माती सी उसके चुम्मे को एक्सेप्ट है, जिससे वो उसकी महकती जुबान को छक सके, उसके होंठों दांत को हल्की सी छेड़ सके और उसका स्वाद महसूस कर सके। बिना ध्यान दिए युनचे ने उसके कपड़े एक एक करके उतार दिए। बिना किसी पर्दे के उसका कोमल नाजुक स्नो व्हाइट जिस्म उसकी नजरों के सामने आ गया। युनचे ने खुलकर उस परफेक्ट और फ्लॉलेस जिस्म को महसूस किया। जैसे जैसे वो छूता और सहलाता कांग युए से हल्की सी मौन की आवाज निकली। शर्म के मारे उसकी नर्म त्वचा लाल सी हो गई और उसकी सांसें गर्म और तेज हो गईं। और मौन की आवाज बढ़ती गई। उस सुख भरी चुभन सी मौन के बाद दोनों जिस्म गहराई से एक हो गए। कांग युए ने अपने ऊपर के मर्द को जोर से बाहों में जकड़ लिया। उसकी खूबसूरत आंखों की पलकों पर चमक के साथ कुछ आंसू चुपचाप फिसल गए। सीन आगे शिफ्ट होता है लोटस फ्लावर पॉन्ड के पास। शाओलिंगसी हाथ गालों पर रखकर चुपचाप बैठी है। ठंडी हवा से पानी पर बनते रिपल्स को देखती रहती है। तेज मूनलाइट सीधा तालाब पर गिर रही है, जिसमें उसका स्नो वाइट चेहरा और हल्की सी उलझी चलती सी आंखें साफ नजर आ रही हैं। वो काफी देर से यहीं बैठी है, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है। तभी युनचे की आवाज सुनाई देती है, लिटिल आंट अभी तक तुम सोई नहीं। शाओलिंगसी सिर उठाती है, देखती है कि युनचे कब का उसके पास आ खड़ा है। वो चौंक कर धीमी आवाज में पुकारती है, लिटिल चे तुम यहां क्यों हो? आज तो तुम्हें प्रिंसेस सिस्टर के साथ वेडिंग चेंबर में होना चाहिए था ना। तुम उसके साथ नहीं हो और यहां आ गए। युनचे बोलता है, वो सो चुकी है। फिर तुम्हारी चिंता हुई तो तुम्हारे कमरे गया, वहां से तुम यहां मिल गई। वो मुस्कुराकर उसके पास बैठता है और मूनलाइट में चमकती लोटस पॉन्ड की व्यू के साथ बैठ जाता है। शाओलिंगसी बोलती है, मैं सो नहीं पा रही। उसका दिल अचानक तेज धड़कता महसूस होता है। थोड़ा रुककर धीमी आवाज में कहती है, तुम मेरी क्यों चिंता कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तुम्हारा टाइम और सोच सब प्रिंसेस सिस्टर के साथ होने चाहिए। युनचे कुछ नहीं बोलता। वो कुछ पल तक उसे देखता रहता है।
फिर अचानक हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, गले से लगा लेता है। शाओलिंगसी हल्की सी सरगोशी में चौंक कर बोलती है, आह। पर वो विरोध नहीं करती, नरमी से उसकी बाहों में आराम से टिक जाती है। युनचे मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस दूसरे वक्त में था? वो उसकी खुशबू को महसूस करते हुए बोलता है। शाओलिंगसी पूछती है, कौन सा दूसरा वक्त? क्या? युनचे याद दिलाता है, 3 साल पहले जब मेरी पहली शादी हुई थी, वो रात आज जैसी ही थी। रात के आसमान के नीचे मैं इसी तरह लिटिल आंट को गले लगाकर बैठा था। ये बात दोनों की यादों को छेड़ देती है। तुरंत उस रात की इमेज उभर आती है। दोनों उस रात की इमेज तोड़ना नहीं चाहते। वो रात युनचे और सिया चिंगयुए की वेडिंग नाइट थी, पर उसने पूरी रात पीछे वाले पहाड़ों में शाओलिंगसी को बाहों में लेकर गुजारी। आज भी उसकी वेडिंग नाइट है और वो फिर शाओलिंगसी के पास है। शाओलिंगसी धीरे से सिर हिलाकर बोलती है, वैसा नहीं है। वो हल्की आवाज में समझाती है, तब जब तुम सिया चिंगयुए से शादी कर रहे थे, सच बोलूं तो मुझे खुशी से ज्यादा उदासी थी। शादी नजदीक आती गई और मुझे लगता था कि लिटिल चे अब मेरा नहीं रहेगा, किसी और का हो जाएगा। मुझे यह भी डर था कि सिया चिंगयुए तुम्हारे साथ बुरा न करे या तुम्हें सताए। वो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की नंबर 1 टैलेंट थी। तुम उसके सामने मैच नहीं करते थे और मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी होकर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। लगता है डैड को भी ऐसा ही लगता था। वो शादी पर खुश भी थे, पर बहुत प्रेशर में भी। पर इस बार सब कुछ अलग है। शाओलिंगसी की आंखें चमक उठी। प्रिंसेस सिस्टर एक प्रिंसेस है, पूरी ब्लू विंड की सबसे ऑनरेबल लड़की। वो जेंटल है और बहुत प्रिटी भी। मैं देख सकती हूं कि डैड भी आज एक्स्ट्रा खुश थे। पहली बार उन्हें इतना नशे में देखा। लिटिल चे को इतनी अच्छी वाइफ मिलते देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। युनचे बोलता है, आओ मैं, अगर लिटिल आंट सच में खुश है तो फिर सो क्यों नहीं पा रही और यहां अकेली बैठी सपने क्यों देख रही हो? शाओलिंगसी चुप हो जाती है। वो इतनी करीब आ बैठती है कि युनचे की धड़कन सुन सके। थोड़ी देर बाद वो धीमी आवाज में बोलती है, अचानक पुराने दिन याद आ गए। तब मैं और लिटिल चे हर मिनट हर सेकंड साथ थे। जब चाहती उसे देख लेती। तब लिटिल चे पूरा का पूरा मेरा लगता था, जैसे पूरी दुनिया हमारी हो। लेकिन अब लिटिल चे बड़ा हो गया है और इतना स्ट्रांग हो गया, लोग तारीफें करते नहीं थकते। और तुमने दुनिया की सबसे आउटस्टैंडिंग लड़कियों से शादी कर ली। एक ब्लू विंड एम्पायर की नंबर 1 फेरी और दूसरी ब्लू विंड एम्पायर की एक ही प्रिंसेस। मैं बहुत खुश और प्राउड हूं, पर थोड़ा सा उदास भी, क्योंकि शाओलिंगसी अपने आप को और छोटा सा समेट लेती है। जैसे वो युनचे को छोड़ेगी तो वो गायब हो जाएगा। वो बोलती है, क्योंकि अब मैं लिटिल चे के कदमों के साथ नहीं चल पाती, न उसकी वर्ल्ड में रह पाती। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं। प्रिंसेस सिस से कंपेयर नहीं, सिया चिंगयुए से कंपेयर नहीं। आज जो लोग आए थे सब वही बड़े नाम थे जिन्हें मैं बस कहानियों में सुनती हूं। मेरे पास अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी भी नहीं रही, बल्कि मैं तो बस तुम पर बोझ बन जाऊंगी। युनचे उसके होंठों पर हाथ रखकर बोलना रोक देता है। युनचे कहता है, लिटिल आंट, तुम जानती हो, अगर दिल से सबसे इंपॉर्टेंट का नाम लेना पड़े तो वो हमेशा तुम ही हो और हमेशा रहोगी। तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए मैं किसी को यह कहने नहीं दूंगा कि मेरी लिटिल आंट किसी से कम है, चाहे वो तुम खुद क्यों ना हो। शाओलिंगसी से एक हल्की सी आहट निकलती है। दिल बोल से हिल जाता है। उसका कोमल जिस्म हल्की सी कपकपी लेता है और धड़कन तेज हो जाती है। फिर वो हाथ युनचे के सीने पर रखकर थोड़ा मुस्कुराती है। लिटिल चे हमेशा लिटिल चे ही रहेगा, बातों से दिल बहला देता है। युनचे तुरंत कहता है, मैं कहकर नहीं, दिल से बोलता हूं। लिटिल आंट से जो भी कहता हूं, दिल से कहता हूं। आज जो कह रहा हूं वैसे ही पहले भी सच बोला था। वो याद दिलाता है, जैसे वो बात जो मैंने पहले लिटिल आंट से कही थी। पता नहीं लिटिल आंट याद है या नहीं? शाओलिंगसी पूछती है, कौन सी बात? युनचे उसकी आंखों में देखकर प्यार से कहता है, अगर तुम मेरी लिटिल आंट ना होती तो मैं तुमसे शादी करता। हवा में एक तनाव सा तैर जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में जम जाते हैं। पहली बार युनचे ने यह बात उस रात कही थी जब उसकी शादी सिया चिंगयुए से हुई थी। पर आज वही अल्फाज का मतलब बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि तब शाओलिंगसी सच में उसकी लिटिल आंट थी। अब सब जानते हैं कि उनका ब्लड रिलेशन नहीं है। बडंप बडंप बडंप। युनचे को शाओलिंगसी की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसके सीने से लगा नर्म सा जिस्म हिलता है और एक धक्का देती है, न ज्यादा जोर का न बिल्कुल हल्का। वो रोक नहीं पाता और धड़ से जमीन पर बैठ जाता है। सामने शाओलिंगसी खड़ी होती है
और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है। शाओलिंगसी घबराकर शर्माते हुए बोलती है, तय तय तुम फिर वही फालतू बातें करके मेरा फायदा उठा रहे हो जैसे पिछली बार। उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो आगे बोलती हैं, आज तुमने प्रिंसेस सिस्टर से शादी की और शादी की रात किसी और लड़की को कह रहे हो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। पिछली बार भी ऐसा ही था। लिटिल छे, तुम तो सच में सुपर वुमनाइजर हो। युनचे तुरंत खड़ा होके मासूमियत से कहता है, मैं। शाओलिंगसी गुस्से से मुंह फेर कर बोलती है, बस अब और कुछ मत बोलो। तुम अभी तक अपनी प्रिंसेस वाइफ के पास वापस क्यों नहीं गए? अगर यहां रुककर और बकवास की तो मैं प्रिंसेस सिस को बता दूंगी और तुमसे बात नहीं करूंगी। जल्दी वापस जाओ जाओ जाओ। युनचे कहता है, ठीक है समझ गया, मैं अभी जाता हूं। लिटिल आंट, तुम थोड़ा जल्दी आराम कर लेना। शाओलिंगसी चिल्लाती है, जल्दी निकल जाओ। युनचे कहता है, ठीक है। वो सीधा चुपचाप वापस अपने रूम की तरफ चला गया। शाओलिंगसी तुरंत रूम में नहीं गई। वो लोटस पॉन्ड के पास कुछ देर और खड़ी रही। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी उलझन नहीं थी। कभी कभी चेहरा दोनों हाथों से छुपाकर खुद ही हल्की सी हंसती। सीन शिफ्ट होता है। सुबह होने वाला था वेडिंग रूम में। खिड़की के बाहर आसमान हल्का सा उजाला होने लगा। कांग युए, जिसके शरीर में पहली बार युनचे का हल चला था, इस वक्त जाग चुकी थी। आंखें खुलते ही हल्का सा टीयरिंग पेन उसे उसके खेत में महसूस हुआ। फिर जिस्म की सूजन ने याद दिला दिया कि कल जो कुछ भी उसके और युनचे के बीच हुआ वो सपना नहीं था। मैं हल किसे कह रहा हूं और खेत किसे कह रहा हूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। आप लोग पहले ही ज्ञानी हो समझ चुके होंगे। युनचे धीरे से बोलता है, जोएरो, थोड़ा और नहीं सोगी? अभी बहुत जल्दी है। उसकी हल्की सी हरकत से युनचे की नींद खुल गई थी। उसकी शर्मीली लज्जा से भरी नजरों को देखकर वो मुस्कुराया। कांग युए छोटी सी चीख निकालती है क्योंकि सामने पूरी तरह बिना कपड़ों के मर्दाना जिस्म और अपना भी बिना कपड़ों का जिस्म देखकर वो झट से कंबल के अंदर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद धीमी आवाज में कहती है, आज हमारी शादी का पहला दिन है। हमें फादर को जल्दी ग्रीट करना चाहिए। पहले मैं तुम्हें कपड़े पहना दूं? पर्दे के उस पार लाल धुंध के पीछे कांग युए बिस्तर पर घुटनों के बल बैठकर अपने सॉफ्ट हाथों से युनचे को कपड़े पहनाती है। अब वो प्रिंसेस नहीं बल्कि अपने हस्बैंड का ख्याल रखने वाली वाइफ थी। पर यह पहली बार था, इसलिए हरकतें धीमी और अनाड़ी सी थीं। इस दौरान वो खुद पूरी तरह बिना कपड़ों की थी और युनचे कभी कभी उसे छेड़ भी लेता। कपड़े पूरे पहनाते पहनाते उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरा गहरा लाल हो गया। फिर वो जल्दबाजी में अपनी एम्ब्रॉयडर्ड गोल्डन फीनिक्स ड्रेस पहन लेती है। सीन आगे बढ़ता है। युनचे और कांग युए हाथ पकड़कर मोनार्क पैलेस में कांग वनहे को ग्रीट करने आते हैं। कांग वनहे धीरे से सिर हिलाते हैं, खुश होकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, चेयर, अब जब मैंने युएर तुम्हें दे दी तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूं, खासकर क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद कांग वनहे के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वो बोलते हैं, चेयर, कल तुम्हारा बहुत बड़ा दिन था, इसीलिए कुछ बातें कहना ठीक नहीं था। आज जरूर कहनी होंगी। कल जो हुआ उसके बहुत बड़े नतीजे निकल सकते हैं। डिवाइन फिनिक्स सेक्ट की ताकत तुम्हारी कल्पना से बाहर है। हमारी 4 मेजर सेक्ट्स भी मिलकर उनके सिर्फ एक ब्रांच सेक्ट के बराबर नहीं। कल तुमने उनके लोगों को चोट पहुंचाई और पीछे हटने पर मजबूर किया, शायद इस सोच से कि वो बात को दबा देंगे। पर हमें उनकी असली मंशा नहीं पता। हो सकता है वो ऐसा ना करें। ऊपर से वहां बहुत लोग मौजूद थे। हमने उन्हें चेतावनी दी, पर कौन कह सकता है कि कोई बात लीक ना कर दे या जनता में ना फैला दे। अगर ये बात सच में फैल गई, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेगा। कांग वनहे की बात के बाद भी युनचे का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। वो बस सिर हिलाकर कहता है, जिस बात की फादर चिंता कर रहे हैं मैंने पहले ही उसके बारे में सोच रखा है। आप बेफिक्र रहिए। कल डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के 3 लोगों के साथ जो किया वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि शायद वो बात छुपा देंगे। अगर ये बात फैल भी जाए या वो खुद अपने सेक्ट को बताए, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट कुछ टाइम तक कुछ नहीं करेगा, क्योंकि प्रोफाउंड स्काई 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट और प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क की बात आने वाली है। इन दोनों बड़े कामों के बीच और ये भी कि मैंने उन तीनों को बोल दिया कि 5 महीने बाद मैं डिवाइन फीनिक्स एम्पायर आऊंगा, तो कल की बात पता चलने पर भी डिवाइन फीनिक्स सेक्ट इतनी फुर्सत में नहीं होगी कि अभी मुझे ढूंढ कर बदला ले। युनचे आखिर में कहता है, फिर भी बचत के तौर पर मुझे पॉसिबल बदलावों के लिए तैयार रहना होगा, इसलिए मैं 1 महीने बाद पैलेस छोड़ दूंगा।
अरे रुको, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोवेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं, आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए।